Hello students, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter, chapter 3, History, Neolithic Farmers and Herders of your social study book. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अर्ली ह्यूमंस के बारे में जाना था, जिसमें हमने स्टोन एज के बारे में जाना था कि स्टोन एज जो है ये प्री हिस्टोरिक एज के नाम से हम इसको जानते हैं और इसको 4 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक। तो हमने पिछले क्लास में पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक को कंप्लीट किया था। आज का जो क्लास है इसमें हम नियोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आइए शुरू करें। द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमंस चेंज्ड अ लॉट विद द डिस्कवरी ऑफ फायर, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लिविंग अ मोर सेटल लाइफ। थिंक एंड आंसर। आपको थिंक करना है और आंसर देना है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो प्राचीन मानव थे, उनका जो लाइफ था बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। कैसे चेंज हुआ था? जो आग का जो खोज हुआ और ये लोग जो प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने लगे, तो इससे इनका जो लाइफ था वो मोर सेटल्ड हो गया। तो आप इसके बारे में थिंक करेंगे और सोचेंगे कि इनका लाइफ किस तरह से चेंज हुआ। यहाँ पे इन व्हाट वेज वुड सरप्लस प्रोडक्शन हैव हेल्प देम, किन तरीक़ों से सरप्लस जो था, यानी कि जो वो लोग जितना खाते थे उससे ज़्यादा जो क्रॉप्स उगा लेते थे उसको हम सरप्लस बोलते हैं। तो किन तरीक़ों से सरप्लस उत्पादन ने उनकी मदद की होगी, इस चैप्टर में हम जानेंगे। डू यू थिंक देयर वुड बी अ चेंज इन देयर रॉक पेंटिंग्स नाउ? क्या आपको लगता है कि अब उनके जो रॉक पेंटिंग्स के तरीके थे उनमें बदलाव आया होगा? What would that be? वो क्या हो सकता है, किस तरह का बदलाव आया होगा? Lots of clay pots and jar have been found belonging to this period. इस पीरियड के बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और जार पाए गए हैं। इस पीरियड के बहुत सारे जो मिट्टी के बर्तन और जार थे वो पाए गए हैं। What does it mean? इसका क्या मतलब है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The Mesolithic age was followed by the Neolithic age or Stone Age. Mesolithic age के बाद जो एज आया वो था Neolithic age, या फिर हम इसको न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। It started in about 10,000 BCE और यह लगभग 10,000 साल बोल सकते हैं 10,000 BC में स्टार्ट हुआ। ये जो पीरियड है न्यूलिथिक एज, ये कब स्टार्ट हुआ? लगभग 10,000 BC में। This period marked complete transformation to the early humans from hunters and food gatherers to farmers and food producers. ये जो पीरियड है, इस पीरियड ने शिकारी और जो हंटर्स थे और जो फूड गैदरर्स थे, मतलब जो पहले जो फूड गैदरिंग करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, और जो हंटर्स थे ऐसे करने वालों से लेकर किसानों और खाद्य उत्पादकों तक के शुरुआती मनुष्यों के पूर्व परिवर्तन को चिन्हित किया है। मतलब ये जो पीरियड है ये मार्क्ड है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अर्ली ह्यूमंस, प्राचीन मानव में जो कि हंटर और फूड गैदरर्स थे, वो क्या बन गया? फार्मर हो गए और फूड प्रोड्यूसर्स हो गए। प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वर द मेजर फैक्टर्स दैट अकाउंटेड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। खेती और जानवरों का पालन मुख्य बोल सकते हैं कि कारक था, मुख्य फैक्टर था इस पीरियड का, जो इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था। मतलब ये सब जो चेंजिंग हुआ, इसके लिए 2 चीज़ें जिम्मेदार थी, एक खेती करना और दूसरा जानवरों को पालना। चलिए हम देखते हैं फार्मिंग। इट वॉज ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज दैट फार्मिंग बिगेन ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल। न्यूलिथिक एज के दौरान खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई थी। ये जो न्यूलिथिक एज था, हमने पिछले क्लास में देखा था ना कि लोग धीरे धीरे बोल सकते हैं डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किए थे प्लांट्स का, लेकिन इस एज में जो खेती थी वो बड़े पैमाने पे शुरू हुई थी। व्हीट एंड बार्ले वर द फर्स्ट सीरियल्स ग्रोन इन द न्यूलिथिक एज। और गेहूँ और जौ न्यूलिथिक एज में पहला अनाज था जो उगाया गया था। स्टोन
sickles found at several Neolithic sites suggest that these might have been used for harvesting the crops. पत्थरों से बने हुए जो सिकल्स होते हैं, हंसिया होते हैं, वो बहुत सारे जगहों पे पाए गए हैं। जो नियोलिथिक साइट्स हैं वो नियोलिथिक एज के कई सारे स्थलों पे पाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनका उपयोग फसलों की कटाई के लिए किया गया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टोन सिकल्स मिले हैं उससे ये पता चलता है कि इसका उपयोग लोग उस समय हार्वेस्टिंग के लिए करते थे, फसलों की कटाई के लिए करते थे। हैविंग लर्न द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग पीपल बिगेन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। खेती का प्रैक्टिस करने के बाद लोगों ने एक व्यवस्थित जीवन जीना शुरू कर दिया। जब वो लोग खेती करने लगे तो खेती के लिए उनको अपने खेती फसलों का ध्यान रखना होता था, तो इसके लिए वो अपना वहीं पे एक झोपड़ी टाइप का बना के वहाँ पे रहने लगे। तो इस तरह से उनका जो जीवन था अब सेटल्ड हो गया। द अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड वेरी क्लोज टू नेचर। जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। एज द क्लाइमेटिक कंडीशन बिकम फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज दे वर एबल टू टच देम ग्रो। जैसे जैसे जलवायु की स्थिति पौधों और पेड़ों के विकास के अनुकूल होती गई, वे उन्हें विकसित होते हुए देखते रहे। दे वर दस एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इस तरीके से वो अपना बोल सकते हैं वो एबल हो गए अपने से फूड को प्रोड्यूस करने में। रेगुलर एंड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग मेड इट नेसेसरी फॉर द न्यूलिथिक पीपल टू लीड अ सेडेंटरी और सेटल्ड लाइफ। रेगुलर और जो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने लगे ये लोग फार्मिंग का, तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी हो गया नियोलिथिक लोगों के लिए कि वो एक सेटल्ड लाइफ लीड करें। तो अब इस तरह से वो एक सेटल्ड लाइफ व्यतीत करने लगे। इट वॉज ओनली आफ्टर सेटलिंग डाउन एट अ सर्टेन प्लेस एंड स्टेइंग देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड दैट दे कुड प्लग द सॉइल, सो सीड्स, ग्रो क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट। क्योंकि ये केवल जब वो सेटल हो जाएंगे एक प्लेस पे तभी वो लोग एक प्लेस पे लंबे टाइम तक वो सेटल होंगे, तभी वो लोग क्या करेंगे, बोल सकते हैं प्लग कर सकेंगे सॉइल का, फिर सो करेंगे, क्रॉप्स उगाएंगे और फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे। क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस हो गया तो उनको अब एक प्लेस पे लंबे समय तक रहना पड़ता था। द प्लेसेस वेयर पीपल सेटल डाउन वेयर मोस्टली लोकेटेड क्लोज टू रिवर्स। और प्लेस जहाँ पे लोग सेटल होते थे वो ज़्यादातर नदियों के या झीलों के पास होता था। मतलब वो ज़्यादातर नदियों और झीलों के पास वो सेटल्ड होते थे। एट दीज प्लेसेस वाटर वाज अवेलेबल रेगुलरली एंड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पस। ऐसा क्यों करते थे वो लोग? क्योंकि इन जगहों पे उनको वाटर रेगुलर और आसानी से ज़्यादा मात्रा में मिल जाता था, खेतों की सिंचाई के लिए और भी अदर पर्पस के लिए उनको वाटर बहुत ही ईजिली मिल जाता था। इसीलिए वो लोग कहाँ पे सेटल होते थे? नदियों के पास या झीलों के पास। तो इस तरह से हमने फार्मिंग के बारे में जाना, नियोलिथिक एज के लोग किस तरह से फार्मिंग करते थे। अब आता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, किस तरह से वो जानवरों को पालने सीखे। द नियोलिथिक ह्यूमन्स बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल। नियोलिथिक ह्यूमन्स जो थे उन्होंने शुरू किया डोमेस्टिकेट करना, जानवरों को पालना बड़े पैमाने पे। एमंग द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स डॉग, गोट, कैटल, पिग, शिप, हॉर्स एंड डंकी वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो वो जानवरों को पालते थे उसमें क्या क्या था? डॉग, गोट, कैटल, पिग, शिप, हॉर्स, डंकी, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते थे। गोट्स एंड कैटल प्रोवाइडेड मिल्क। जो गोट और जो कैटल्स होते थे वो उनको मिल्क देते थे। सीप प्रोवाइडेड वूल, और सीप से उनको ऊल मिलता था। द हॉर्स एंड द डंकी वर टैम्ड फॉर कैरिंग बर्डन। हॉर्स और डंकी का यूज़ को वो लोग पालते थे सामान को ढोने के लिए, जो भारी सामान होता था उसको ढोने के लिए। द रियरिंग ऑफ एनिमल्स इंश्योर्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड हाइड्स। ये लोग जो जानवरों को पालने लगे तो इससे इनको मीट मिलने लगा, मिल्क मिलने लगा और हाइड्स यानी कि जानवरों के जो स्किन थे वो भी इनको मिलने लगा।
अब यहाँ पे एक सीन दिखाया गया है फिगर 3.1 में, और नियोलिथिक फार्मलैंड्स एंड सेटलिंग लाइंग क्लोज टू द फार्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नियोलिथिक जो खेती किस तरह से उनका मैदान होता था वो दिखाया गया है, और किस तरह से वो उसी के आसपास सेटल्ड हो जाते थे। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे ये फार्म जो है ये नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फाउंड एट साइट्स सच एज मेहरगढ़ suggest that dogs, cattle, sheep and goats were domesticated for different purpose. आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस साक्ष्य मिले हैं कुछ साइट से, जो जैसे मेहरगढ़ से जो मिला है, वो सजेस्ट करता है कि जो डॉग, कैटल और सीप, गोट थे, इनको मतलब पाला जाता था अलग अलग कामों के लिए। एट सम न्योलिथिक साइट्स सच एज टिकलकोटा, कर्नाटका, bones of sheep and goats have been found, indicating that they were tamed in large numbers. नियोलिथिक साइट्स जैसे टिकलकोटा जो कि कर्नाटका में है, वहाँ से जो बोन्स मिले हैं सीप और गोट के पाए गए हैं, वो ये इंडिकेट करते हैं कि इन जानवरों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाला जाता था। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वर प्रोटेक्टेड एंड nurtured by the Neolithic people as they were aware of their significance. जो नियोलिथिक लोग थे वो डोमेस्टिक एनिमल को प्रोटेक्ट करते थे, इसको बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट करते थे क्योंकि ये उसके महत्व को जानते थे। Though people had started leading settled life, they would often travel from one place to another in search of pastures where they could feed their cattle. जैसा कि लोग एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए थे, लोग एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिए थे, तो ये लोग अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे पास्चर ढूंढने के लिए। और जो इनके जो जानवर थे, इनके जो मवेशी थे, कैटल थे, उनको चराने के लिए बोल सकते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। दिस सर्च फॉर पास्चर्स मेड देम हर्डर्स। इस तरह से ये जो पास्चर की तलाश में इधर उधर जाते थे, इस तरीके से ये हर्डर्स बन गए, मतलब कि चरवाहे बन गए। तो इस तरह से हमने न्योलिथिक फार्मिंग के बारे में जाना और डोमेस्टिकेशन के बारे में जाना कि किस तरह से लोग डोमेस्टिकेट करते थे जानवरों को। अब आता है टूल्स। ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज पीपल बिगेन टू प्रोड्यूस पॉलिश्ड एंड फाइन कटिंग टूल्स। न्योलिथिक एज के दौरान मानव ने शुरू कर दिया प्रोड्यूस करना पॉलिश्ड और बहुत ही अच्छे से जो फाइन कटिंग टूल्स होते थे उस तरह के टूल्स प्रोड्यूस करना इन्होंने स्टार्ट किया। दीज टूल्स वर मच शार्पर दैन दोज टूल्स यूज्ड इन मेसोलिथिक पीरियड। और ये जो टूल्स थे, इस एज के जो टूल्स थे, वो मेसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज होते थे उनसे ज़्यादा शार्पर थे, उनसे ज़्यादा तेज़ होते थे। द टूल्स ऑफ द न्योलिथिक एज वर डिज़ाइन टू सूट द नीड टू ग्रो एंड रीप क्रॉप्स। जिस तरह से न्योलिथिक एज को ज़रूरत होती थी अनाज को उगाने के लिए, उसी तरह से ये लोग बोल सकते हैं कि उसी तरह का ये लोग टूल्स बनाते थे। ठीक है, जैसे जैसे उनको ज़रूरतें होती थी उस तरह के ये लोग टूल्स बनाते गए। हैंस पीपल यूज्ड टूल्स सच एज एक्सेस, प्लग, सिकल्स एंड हॉर्स टू क्लियर फॉरेस्ट एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स। इस तरह से जो लोग थे वो टूल्स का यूज़ किए, जैसे एक्सेस, प्लग, सिकल्स एंड होस। और ये लोग क्यों यूज़ करते थे? जंगलों को साफ करने के लिए और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए ये इस बोल सकते हैं टूल्स का यूज़ करते थे। टू ग्रैंड दे यूज्ड अ काइंड ऑफ राउंडेड स्टोन एंड रिजेंबल्ड द मोटर एंड पेस्टल यूज टूडे। बिसाइड्स दे आल्सो मेड स्पेंडल्स एंड होम नीडल्स। अनाज को पीसने के लिए ये एक तरह का राउंडेड स्टोन यूज़ करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में जो मॉर्टर पेस्टल जो होता है, यानी कि जो मूसल होता है, ठीक है, जो ओखल और मूसल होता है आजकल हम लोग यूज़ करते थे, ये उसी टाइप का पत्थर का ये लोग यूज़ करते थे। और इसके अलावा ये लोग स्पेंडल्स और होम नीडल्स का भी यूज़ करते थे। ठीक है, some of the Paleolithic and Mesolithic tools continued to be used during the Neolithic age.
कुछ जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक जो टूल्स थे वो भी इस एज में यूज़ किया जा रहा था, वो भी टूल्स इस एज में यूज़ किया जा रहा था। Mesolithics about which we have read in the previous chapter were used in spears and arrows. Mesolithic tools के बारे में हम लोगों ने पहले previous chapter में पढ़ा था, जिसमें spears और arrow का use किया गया था. These were made of basalt and flint tied to a piece of wood or bone for a firm grip. और इसमें basalt का use किया गया था और इसको टाइट किया गया था लकड़ी के टुकड़े से या बोन्स के टुकड़े से. At sites such as Burj Home and Gufral in Jammu and Kashmir, stone axes have been found in large number. कुछ साइट्स है जैसे जम्मू कश्मीर में बुरजहम और गुफराल, ठीक है, तो यहाँ पे पत्थरों के एक्सेस पाए गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में. Beside stone blades, stone celts, chisels, etc. have also been found in the Deccan, Northeast and छोटा नागपुर प्लेट्यू. इसके अलावा कुछ स्टोन ब्लेड्स पाए गए हैं, स्टोन सेल्स पाए गए हैं और चिसल्स, ये सब इत्यादि चीज़ें पाई गई हैं. और ये कहाँ पाई गई हैं? दक्कन में, नॉर्थ ईस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू में. आप यहाँ पे फिर से एक न्यूलिथिक टूल्स का पिक्चर देख सकते हो फिगर 3.2 में. तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने न्यूलिथिक एज के फार्मिंग के बारे में जाना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और टूल्स के बारे में जाना. आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. ओके, थैंक यू.